Hello friends, welcome in our sociology classes. In this video, we will discuss on the short answer type questions of BA second year, 4th SEM, 3rd and 4th unit. In this topic, we will discuss on social problems, female foeticides, dowry system, domestic violence, problems of aged people in India, divorce, crime, juvenile delinquency, corruption, drug addiction, suicide, AIDS and prostitution. Then let's start with the first questions. What is female foeticides? कन्या भ्रूणहत्या क्या है? कन्या का मतलब फीमेल, भ्रूण का मतलब जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, जो माँ के पेट में है। इसका मतलब माँ के गर्भ में पता लगाकर जांच करवा के अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी ये भ्रूण है, ये कन्या का है या फिर पुरुष का है। यदि वो कन्या का है तो जन्म से पूर्व ही उसकी हत्या कर देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। कन्या भ्रूण हत्या माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच कराकर, यदि गर्भ में भ्रूण कन्या का है तो उसे जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में ही मार डालना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। अर्थात गर्भाशय में ही कन्या के भ्रूण का समापन करवाना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण क्या है? पुरुषवादी मानसिकता। प्रत्येक व्यक्ति है वो चाहता है कि उनके घर में संतान लड़का पैदा हो या पुत्र की चाह, क्योंकि समाज के अंदर जो लैंगिक भेदभाव है, सामाजिक सत्रीकरण है, उसमें पुरुष या फिर लड़के को अधिक महत्व दिया जाता है। परिणाम स्वरूप लड़कियों को लोग कम चाहते हैं, परंतु वर्तमान समय में ये धारणा बदल गई है। सुरक्षात्मक शंका, एक माता पिता के जहन में एक सुरक्षा की भावना भी रहती है। भी लड़की जब पैदा होगी, बड़ी होगी, तो क्या हम उसको सुरक्षित बचा पाएंगे? समाज के अंदर समाज और कानून है जो काफ़ी ढीले हैं। सामाजिक दृष्टिकोण भी महिलाओं के प्रति ठीक नहीं है, यह भी एक कारण रहा कन्या भ्रूण हत्या का। अल्ट्रासाउंड की सुविधा, स्वतंत्रता से पूर्व क्या होता था कि कन्या जन्म लेने के पश्चात हत्या की जाती थी। कन्या बलि की प्रथा भी प्रचलित थी, क्योंकि उस समय में ऐसे साधन सुविधाएं नहीं थी जिससे माँ के गर्भ में ही पता लगाया जा सके भी भ्रूण किसका है। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात अल्ट्रासाउंड की सुविधा आने के कारण जो कन्या माँ के गर्भ में ही भ्रूण की जांच करके कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार ने 1994 में 1994 में अल्ट्रासाउंड को लिंग जांच के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार की पहल बताएं। सरकार द्वारा 1994 में लिंग परीक्षण हेतु अल्ट्रासाउंड को पूरी तरह से पाबंद कर दिया गया। दहेज प्रथा क्या है? शादी के समय लड़की द्वारा अपने ससुराल में अपने पति या फिर ससुराल वालों के लिए जो भी वस्तु, सामान, धन दौलत लेकर वो साथ जाती है, वही दहेज कहलाता है। दहेज प्रथा का अर्थ उस धन, उपहारों या वस्तुओं से है जिसे कि पत्नी द्वारा विवाह के समय अपने पति या ससुराल पक्ष के लिए लाया जाता है। दहेज की कोई डेफिनेशन दीजिए। मैक्स रेडिन के अनुसार वह संपत्ति जो व्यक्ति विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके रिश्तेदारों से प्राप्त करता है, दहेज कहलाता है। दहेज प्रथा के कारण क्या है? उच्च या धनवान परिवार में विवाह की इच्छा। प्रत्येक माता ये पिता ये चाहते हैं कि उनकी बेटी है वो सुखी रहे, इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी उच्च घराने में धनवान परिवार के साथ वो अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब अपने से ऊंचे घर में या अपने से अधिक संपन्न घर में या परिवार में लड़की की शादी करते हैं तो उसके बदले में उसे धन दौलत अधिक देनी पड़ती है। दहेज दुष्चक्र भी दहेज प्रथा का कारण रहा। भी आज मान लीजिए मैंने अपनी बेटी की शादी की और उसमें दहेज दिया, तो कल मैं अपने बेटे की शादी करूँगा तो दहेज लूँगा भी। तो ये एक लेने और देने का एक चक्कर चलता रहता है, जिसके कारण दहेज प्रथा है वो बढ़ती जाती है। शिक्षा प्रणाली महंगी है। एक माता पिता अपने लड़के की शिक्षा पर खर्चा करते हैं और फिर वो सोचते हैं भी ये खर्चा हम जब लड़के की शादी करेंगे तो वहाँ पर पूरा कर लेंगे। हालांकि ये दहेज प्रथा का एक कारण है, परंतु ये कारण सही नहीं है, क्योंकि लड़की पर भी तो उसके माता पिता खर्चा लगाते हैं। तो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अनुलोम विवाह है वो भी दहेज प्रथा के कारण रहा है। घरेलू हिंसा क्या है? घर की चारदीवारी के अंदर महिला के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक, यौनिक उत्पीड़न करना घरेलू हिंसा कहलाता है। घर गृहस्थी में नारी के विरुद्ध किया जाने वाला शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता
का अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा के स्वरूप बताएं, भी किन किन रूपों में घरेलू हिंसा होती है? ये आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते हैं। भी घरेलू हिंसा के स्वरूप जैसे दहेज प्रथा, परेशानी महिला को ही होती है ना दहेज प्रथा में, और घर की चार दीवारी के अंदर। गाली गलौज, महिला के साथ गाली गलौज करना, माता पिता को ताने मारना, लैंगिक दुर्व्यवहार करना, जबरदस्ती करना, पत्नी को पीटना, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करना, ताने मारकर गाली गलौज करके, महिला द्वारा ही महिला का उत्पीड़न आदि विभिन्न रूप है जो घरेलू हिंसा के प्रकार हैं या रूप हैं। घरेलू हिंसा के कारण क्या है? महिला अशिक्षा, मुख्य कारण इसका महिला अशिक्षा है, क्योंकि जो महिला घरेलू हिंसा कर रही है या जो महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, उन्हें उनके हकों की या कानूनों की जानकारी नहीं है। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा भी घरेलू हिंसा की एक कारण है, क्योंकि यदि दहेज कम दिया है तो महिला को प्रताड़ित किया जाएगा, और कई बार दहेज के लालच में आकर लोग दहेज के कारण दूसरी शादी करने की सोचते हैं, और उसके कारण महिला को प्रताड़ित भी करते हैं, ताकि वो या तो स्वयं छोड़कर चले जाए या फिर उनको मार दिया जाता है। नशाखोरी भी घरेलू हिंसा का कारण है, क्योंकि व्यक्ति नशा करके आता है, फिर आकर अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करता है और मारपीट करता है। पुत्र की अभिलाषा, पुत्र की अभिलाषा भी घरेलू हिंसा का कारण है, क्योंकि मान लीजिए एक महिला है, उसके पुत्र नहीं हो रहा है, 2 या 3 लड़कियां हो गई है, तो भी उसको ताने मारकर या शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि यह विज्ञान के द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि जब लड़का या लड़की पैदा होती है तो उसमें महिला का कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ पुरुष का रोल रहता है। वृद्ध जन कौन है? सामान्यतः 65 वर्ष या इससे अधिक की आयु के व्यक्ति को वृद्ध या बुजुर्ग माना जाता है। कहीं पर यह आयु 60 वर्ष या इससे अधिक की भी मानी जाती है। जैसे हरियाणा सरकार ने 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु के व्यक्तियों को बुजुर्ग मानकर उनकी वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की हुई है। इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसे दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है। उसे चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, सुनने में आदि में तकलीफ होती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसे सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वृद्ध जनों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? वो किन किन समस्याओं का सामना करते हैं? तो देखिए, शारीरिक और मानसिक दुर्लभता या फिर दुर्बलता या फिर रोगों का सामना तो वो करती हैं, ये तो परेशानी है ही है। इसके साथ साथ उपेक्षा, समाज के द्वारा, अपनों के द्वारा, बेटे बहुओं के द्वारा उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है। एकांकीपन, उनको साथ कोई बोलचाल नहीं रखता या फिर उनको सुनना बंद हो जाता है, उनकी आवाज़ किसी के समझ में नहीं आती है, तो लोग जो अपने ही हैं वो भी उनको नकार देते हैं, उनसे किनारा कर लेते हैं, तो एकांकीपन महसूस करते हैं। कई जगह पर बुजुर्गों को अकेले रहते हैं, बेटे बहू पास में नहीं है, तो चोर लुटेरों के द्वारा भी उसे हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ स्वयं के बेटे बेटियां या बहू है वो भी बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, कई बार मारपीट भी उनके साथ की जाती है, तो वो हिंसा के शिकार होते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर होना, चलने फिरने में दिक्कत होना, बातें याद न रहना, दिमाग संतुलन न रहना, इस तरह की समस्याएं भी आती है। और उनके अनुभव की अवहेलना, जो इतने साल उनको अनुभव उन्होंने लिया है जीवन का, कड़ी मेहनत की अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, और वही बच्चे आज ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, या फिर उन्हें ये कहकर किनारे कर देते हैं भी आपको इस मामले में क्या पता, तकलीफ होती है। तलाक का क्या अर्थ है? अंग्रेजी भाषा का डिवोर्स शब्द लैटिन भाषा के डाइवर्जन से बना है, जो कि 2 शब्दों डिस और वर्ट्रे से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अलग हो जाना, अर्थात विवाह साथियों का एक दूसरे से अलग हो जाना तलाक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैवाहिक संबंधों का कानूनी रूप से टूट जाना तलाक कहलाता है। परित्याग क्या है? परित्याग का मतलब होता है छोड़कर भाग जाना। कब छोड़कर भाग जाना? बिना तलाक दिए पति या पत्नी को छोड़कर भाग जाना। जैसे मान लीजिए पति घर छोड़कर भाग गया या पत्नी घर छोड़कर भाग गई और तलाक हुआ नहीं है, तो वो कहलाता है परित्याग। परित्याग का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। इसके पश्चात आगे चलते हैं वियोजन। वियोजन तलाक की दिशा में पहला कदम होता है, पहला चरण होता है। इसका उद्देश्य पति पत्नी के बीच में संघर्ष चल रहा है और बहुत ज़्यादा संघर्ष है, तो उस संघर्ष को तुरंत समाप्त करने के लिए कानून एक आदेश देता है, अदालत के द्वारा एक आदेश दिया जाता है कि आप दोनों एक निश्चित समयावधि तक एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे।
तो इसका उद्देश्य कानूनी आदेश द्वारा तत्कालीन संघर्ष को तुरंत समाप्त करने के लिए बिना तलाक एक दूसरे से अलग रहना है। देखिए, इस परित्याग में भी तलाक नहीं है, वियोजन में भी तलाक नहीं है और विलोपन में भी तलाक नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये तलाक के लिए इन शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते। परित्याग, वियोजन या विलोपन मिलते जुलते अर्थ इनके हैं, लेकिन ये अलग हैं। विलोपन का अर्थ होता है रद्द कर देना। रद्द कौन करेगा? न्यायालय या कोर्ट के द्वारा रद्द किया जाएगा। यदि कोई शादी ऐसी है जिसमें कानूनी रूप से कोई कमी है तो कोर्ट के द्वारा उस शादी को रद्द कर दिया जा सकता है। जैसे एज पूरी ना हो, या निकट संबंधियों से विवाह किया गया हो, या ज़बरदस्ती विवाह किया गया हो, तो इस तरह के कारण जिसमें कानूनी रूप से कोई न कोई कमी हो, कानून के द्वारा, अदालतों के द्वारा उस शादी को रद्द किया जा सकता है, जिसे हम विलोपन कहते हैं। मुस्लिम धर्म में तलाक की खुला रीति क्या है? यह मुस्लिम समाज में परंपरागत तलाक की एक विधि है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी को उसके पति को मेहर या सदक या फिर वधु मूल्य की राशि लौटाकर आज़ाद करा सकता है, वैवाहिक संबंधों से मुक्त करा सकता है, परंतु इसमें पति की अनुमति आवश्यक होती है, उसकी सहमति आवश्यक होती है। खुला प्रथा में तलाक के लिए जो प्रस्ताव है वो पत्नी के द्वारा अपनी पति के सामने रखा जाता है। और मुस्लिम समाज के अंदर महिलाओं को तलाक के अधिकार लगभग न के बराबर है, और जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसमें पुरुषों की अनुमति आवश्यक है। और मुस्लिम समाज में जो तलाक है वो या लिखित या अलिखित या कानूनी या सामाजिक तौर पर अधिक होते हैं। उसमें अलिखित कानून आधार पर तलाक कम होते हैं और अलिखित रूप से, मौखिक रूप से तलाक अधिक होते हैं। परंतु मुस्लिम महिलाओं को तलाक मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत मुस्लिम महिलाओं को तलाक के अधिकार दे दिए गए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुस्लिम महिलाओं को तलाक के अधिकार किस अधिनियम के तहत दिए गए? हिंदू स्त्री पुरुष को तलाक के कानूनी अधिकार किस अधिनियम के तहत दिए गए? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और संशोधित 1976 में। इसमें हिंदुओं में तलाक का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर है, और हिंदुओं में जो तलाक है वो कानूनी आधार पर ही होता है। और इसमें तलाक की प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि मुस्लिम समाज में जहाँ विवाह सामाजिक समझौता माना जाता है और उस समझौते को वधु मूल्य लौटाकर कभी भी तोड़ा जा सकता है, परंतु भारतीय या हिंदू समाज की बात करें तो वहाँ पर जो विवाह है उसको एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों में ही तोड़ा जा सकता है। 1869 में पारित तलाक अधिनियम क्या है? यह अधिनियम सभी भारतीय ईसाइयों पर लागू होता है। भारत के अंदर जो ईसाई रहते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। इस अधिनियम में 14 भाग हैं, 62 धाराएं व 14 अनुसूचियां हैं, तथा धारा 10 से 17 तक तलाक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अपराध क्या है? समाज या कानून ने अपने अपने मूल्य या नियम निर्धारित किए हुए हैं। एक व्यक्ति उन सामाजिक नियमों या मूल्यों के विरुद्ध उनके अनुसार काम करता है तो वो अच्छा कहलाता है, परंतु कुछ एक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सामाजिक नियमों, मूल्यों या फिर कानूनों के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उनका इस तरह का कार्य अपराध कहलाता है, और तथा ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति अपराधी कहलाते हैं। मतलब कानूनों या मूल्यों को तोड़ना, कानूनों या मूल्यों का जानबूझकर उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। इसके पश्चात सदरलैंड ने अपराध के कितने प्रकार बताए हैं? सदरलैंड ने अपराध के 2 प्रकार बताए हैं, जघन्य अपराध और साधारण अपराध। जघन्य अपराध वो होता है जैसे किसी को मारना, लूट मार करना या फिर हत्या करना। साधारण अपराध है, साधारण अपराध में गाली गलौज करना, मारपीट करना शामिल होंगे। जघन्य अपराध वो अपराध होते हैं जिनके करने के लिए सज़ा है वो कड़ी सज़ा होती है, जबकि साधारण अपराध वो होते हैं जो करने के लिए हल्की फुल्की सज़ा होती है। परिवीक्षा प्रणाली क्या होता है? प्रोबेशन सिस्टम क्या है? यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कैदी को सज़ा पूरी होने से पूर्व कुछ शर्तों के साथ रिहा किया जाता है, ताकि वह परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख या उसके बिना समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके और दोबारा अपराध ना करे। पैरोल क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दीर्घ अवधि के दंड प्राप्त अपराधी को, वे ऐसा अपराधी जिनको लंबे समय तक की सज़ा हुई है, कैद हुई है, वो कुछ सामाजिक कार्य कैसे, जैसे अपने बच्चों की शादी के लिए, माता पिता की बीमारी की अवस्था में, या उनके अंतिम संस्कार के लिए, ऐसे कार्य निपटाने के लिए कुछ दिनों के लिए पैरोल पर उसे छोड़ दिया जाता है, और पैरोल की अवधि पूरी होने पर उसे वापस जेल में लौटना पड़ता है। बाल अपराध क्या है? जब अपराध एक वयस्क के द्वारा किया जाता है तो उसको अपराध कहेंगे, और वही अपराध जब एक कम उम्र के या नाबालिग व्यक्ति के द्वारा
नाबालिग बच्चे के द्वारा जब कोई अपराध किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहा जाता है, चाइल्ड डेलिंक्वेंसी कहा जाता है। अवश्यक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सामाजिक मूल्यों या कानूनी नियमों के विरुद्ध कार्य करना बाल अपराध की श्रेणी में आता है। सुधार गृह किसे कहते हैं? देखिए, सुधार गृह बाल अपराधियों से संबंधित है। बाल अपराधियों को न्यायालय से नज़रबंदी के आदेश मिलने पर जिस स्थान पर रखा जाता है वह सुधार गृह कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उन्हें एक सुधरने का मौका दिया जाता है, उनकी उम्र कम है, नासमझी में उन्होंने वो अपराध किए हैं। सुधार गृह में बाल अपराधियों को परिवार की तरह रखा जाता है तथा सिलाई, कढ़ाई, कृषि कार्य आदि को उन्हें साथ साथ में ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। रिमांड होम्स क्या है? बाल अपराधियों को जब किसी अपराध के लिए पकड़ा जाता है तो उसे थाने में नहीं रखा जाता, तो उन्हें बाल अपराधियों को पकड़ने के पश्चात थाने में न रखकर जिस स्थान पर रखा जाता है, जिस सदन या घर में रखा जाता है, उसे रिमांड होम्स कहा जाता है। भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट का मतलब होता है नियमों के विरुद्ध और आचार का मतलब होता है व्यवहार, अर्थात नियमों के विरुद्ध किसी प्रलोभन या निजी लाभ के लिए व्यवहार करना भ्रष्टाचार कहलाता है। रिश्वतखोरी करना भ्रष्टाचार कहलाता है। अपनों को लाभ पहुंचाना भ्रष्टाचार कहलाता है, या फिर अपने पद का किसी भी प्रलोभन के लिए प्रयोग करना भ्रष्टाचार कहलाता है। रिश्वतखोरी, मिलावट, मैच फिक्सिंग, काला बाजारी आदि भ्रष्टाचार के रूप हैं। भ्रष्टाचार के क्षेत्र कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार होता है? शिक्षा में भ्रष्टाचार है, पैसे ले देकर एडमिशन होते हैं। नौकरी में भ्रष्टाचार है। राजनीति में भ्रष्टाचार है, पैसे ले देकर दल बदल होते हैं, सरकारें गिराई जाती है, सरकारें बनाई जाती है। प्रशासनिक सेवाओं में करप्शन है, कई प्रशासन लोक सेवक है वो कोर्ट के अंदर सज़ा भी काट रहे हैं, जैसे जेबीटी घोटाले में हरियाणा के अंदर जो प्रशासक हैं उस समय के तत्कालिक, वो सज़ा काट रहे हैं अपनी। न्यायालय में बहुत कम भ्रष्टाचार है, लेकिन फिर भी वकीलों के द्वारा इसमें सबूतों को हेरफेर करने की कोशिश की जाती है। धार्मिक संस्थाओं में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो ये कुछ एक क्षेत्र है जहाँ पर भ्रष्टाचार पाया जाता है। मादक द्रव्य व्यसन क्या है? मादक द्रव्य व्यसन का मतलब होता है नशीले पदार्थ लेने का आदी होना, और इतना आदी हो जाना कि वो आदत छोड़ न पाना फिर, और बिना उस नशे के सेवन किए उसका शरीर है वो कार्य करने में असमर्थ हो जाना मादक द्रव्य व्यसन कहलाता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, मादक द्रव्य व्यसन एक ऐसी लत आदत है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए निरंतर गांजा, चरस, भांग, स्मेक, कोकीन आदि मादक द्रव्यों की आवश्यकता रहती है, और समय पर मादक द्रव्यों का सेवन न किया जाए तो शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नशाखोरी की विशेषता क्या है? देखिए, नशाखोरी की एक बार आदत पड़ जाने पर उसको छोड़ना मुश्किल है, और जो जो नशाखोरी करते जाएंगे वैसे वैसे डोज है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो नशाखोरी करने वाले व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। नंबर 1, वह यदि नशा छोड़ना भी चाहे तो भी उसे असहनीय शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। एक बार लत लग जाने पर वह किसी भी साधन से नशीली वस्तुओं का सेवन करेगा, जैसे कोई स्वयं के इंजेक्शन लगाते हैं, या कोई गोलियां खाते हैं, कोई लिक्विड पीते हैं, तरह तरह के वो नशे करते हैं, और धीरे धीरे वह नशे की मात्रा बढ़ाता भी जाता है। तो ये नशाखोरी की विशेषताएं हैं। आत्महत्या क्या है? आत्म का मतलब स्वयं, हत्या का मतलब हत्या, जानबूझकर स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य करना या स्वयं को मारना आत्महत्या कहलाता है। आत्महत्या लैटिन भाषा के सुसाइडियम से बना है, जिसका अर्थ है स्वयं को मारना। जानबूझकर अपनी मृत्यु के लिए कार्य करना आत्महत्या कहलाता है। दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत। दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत अपनी पुस्तक सुसाइड में दिया। दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य माना है, इन्होंने व्यक्तिगत कारण नहीं माना है। इन्होंने कहा है कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो उसका वो व्यक्तिगत कारण नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई न कोई सामाजिक कारण है। जैसे एक बच्चा फेल हो गया और वो सुसाइड करता है, तो ये उसका व्यक्तिगत कारण नहीं है, क्योंकि समाज का प्रेशर है उसके ऊपर। माता पिता क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, गुरुजन क्या कहेंगे, तो उस डर से वो करता है। तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है उसके पीछे सामाजिक दबाव जरूर रहता है। आत्महत्या व्यक्ति पर समूह या समाज के अस्वस्थ दबाव का परिणाम है। अस्वस्थ दबाव का मतलब वो कोई न कोई प्रेशर है जो नकारात्मक है। दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? प्रारब्धवादी आत्महत्या, जो किसी दूसरे की भलाई के लिए, समूह की भलाई के लिए व्यक्ति अपने आप को न्यौछावर कर देता है। इसमें समूह में व्यक्ति इतना लीन हो जाता है कि समूह के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं रह पाता। जैसे सैनिक है,
तो सैनिक देश सेवा में इतने संलिप्त हो जाते हैं कि जब युद्ध होता है तो उन्हें पता है कि वहाँ पर वो मरेंगे, शहीद होंगे, फिर भी वो जानबूझकर देश हित के लिए अपने आप को वहाँ पर शहीद कर देते हैं। तो इस हत्या को दुर्खीम ने प्रारब्धवादी आत्महत्या कहा है। स्वार्थवादी आत्महत्या प्रारब्धवादी आत्महत्या के विपरीत है। इसमें व्यक्ति समूह से कट जाता है। प्रारब्धवादी आत्महत्या में व्यक्ति समूह में घुल मिल जाता है। इसमें व्यक्ति को समूह से उम्मीद है, परंतु वह समूह से उस उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता, समूह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और व्यक्ति समूह से पूरी तरह से कट जाता है और अपने आप को एकांकी महसूस करता है। और वो इस हिसाब से जब आत्महत्या करता है तो वो स्वार्थवादी आत्महत्या कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति परिवार का सदस्य है, परंतु परिवार से तंग आकर वो सुसाइड करता है। इसका मतलब परिवार से जो उम्मीद थी वो उम्मीदों पर परिवार नामक समूह खरा नहीं उतर पाया और वो एक अकेला पड़ गया, और इस कारण से उसने जो आत्महत्या की वो स्वार्थवादी आत्महत्या कहलाएगी। और एक और, जानबूझकर स्वयं को नुकसान पहुंचाना ही आत्महत्या है। जैसे रोड पर जा रहे हैं और एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति की मौत हो गई तो वो आत्महत्या नहीं कहलाएगा, परंतु रोड पर बहुत तेज रफ एंड टफ गाड़ी चलाई जा रही है और उसके पश्चात उसे पता है भी एक्सीडेंट होगा तो मर जाएंगे, और फिर यदि उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है तो फिर वो आत्महत्या कहलाएगी। विसंगतिवादी आत्महत्या, नियमहीनता के कारण जो आत्महत्या की जाती है उसे विसंगतिवादी आत्महत्या कहा जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। प्रार्थवादी आत्महत्या क्या है, स्वार्थवादी आत्महत्या क्या है, विसंगतिवादी आत्महत्या क्या है, वेश्यावृत्ति क्या है, प्रोस्टिट्यूशन क्या है। किसी स्त्री या पुरुष द्वारा यौन क्रिया को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना वेश्यावृत्ति कहलाते हैं। व्यवसाय के रूप का मतलब यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक पक्ष है वो पैसे लेगा और दूसरा पक्ष है वो पैसे देगा। यहाँ पर प्रेम का अभाव पाया जाता है, बल्कि महत्व किसका है, पैसों का महत्व है, भावनाओं का अभाव पाया जाता है। यौन संबंधों में यहाँ पर भावनाओं का अभाव पाया जाएगा। सिर्फ एक अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना चाहता है और दूसरा उसके बदले में पैसे लेता है। अब यदि यह काम पुरुष के द्वारा किया जाता है, वेश्यावृत्ति का कार्य आजकल जो आधुनिकीकरण, आधुनिक समय है, नगरीकरण के कारण पुरुष वेश्या भी बढ़े हैं। इसका मतलब पुरुष पैसे लेकर महिलाओं की यौन आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं तो उसे पुरुष वेश्या कहा जाता है, और पुरुष वेश्या को जिगेलो कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है जिगेलो किसे कहा जाता है। भारत में वेश्यावृत्ति को रोकने का अधिनियम कौन सा है? अनैतिक देह व्यापार उन्मूलन या निरोधक अधिनियम 1956, जिसे 1 मई 1957 से पूरे देश में लागू किया गया। महिला वेश्याओं के प्रकार बताएं। धार्मिक वेश्या, धार्मिक वेश्या वो है जो जैसे परंपराओं के अनुसार मंदिरों में जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको मंदिरों में अर्पित करने की एक परंपरा है, विशेषकर कर्नाटका के अंदर। और उसमें क्या होता है, माना ये जाता है कि वो लड़कियां हैं वो मंदिरों में देवी देवताओं की सेवा करेगी, परंतु वास्तव में वो पुजारियों के या फिर वहाँ धनाढ्य लोगों की हवस का शिकार बनती हैं और उसके पश्चात उनको वेश्यालय में छोड़ दिया जाता है। गुप्त वेश्या वे है जो वेश्यावृत्ति का काम तो करती है, परंतु उनकी पहचान है वो गुप्त है, वो चोरी छिपे ये कार्य करती है। कॉल गर्ल्स वेश्या आधुनिक अवधारणा है जिसमें सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए जो लड़की है उनको जिस मर्जी स्थान पर बुलाया जाता है और वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके बदले में वो पैसे लेती है। परंपरागत वेश्या जो उस व्यवसाय को परंपरागत रूप से अपनाए हुए है और जहाँ पर वो कार्य करती है उसे कोठा भी कहा जाता है, और जहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है उसे रेड जोन एरिया के नाम से भी जाना जाता है। वेश्याओं के सुधार या देखभाल के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखभाल केंद्र की स्थापना की गई है। रक्षा गृह या देखभाल रक्षा शरणालय की सहायता की गई, जहाँ पर इनके पुनर्वास के लिए, पुनः उनका घर बसाने के लिए, उनको सामाजिक मुख्य धारा में बसाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। एड्स क्या है? एड्स एक संक्रामक लाइलाज रोग है जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। इसके साथ साथ जब एड्स से ग्रस्त रोगी का रक्त है वो दूसरे स्वस्थ रोगी के रक्त के टच में आएगा तो एड्स का रोग है वो संचारित होगा, फैलेगा। वो ब्लेड के माध्यम से भी हो सकता है, सेविंग के माध्यम से हो सकता है, वो असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से हो सकता है। और एक बार HIV ग्रस्त हो गया व्यक्ति, एड्स से ग्रसित हो गया
हो जाने पर पीड़ित व्यक्ति उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से घटती है और धीरे धीरे वो व्यक्ति मौत के मुंह में समा जाता है, क्योंकि इस बीमारी का किसी तरह का कोई इलाज नहीं है। और यदि किसी को एड्स हो गया तो उसका बचाव क्या है, तो उसमें सिर्फ परहेज रखें और जो डॉक्टर चिकित्सकों की सलाह लें, हौसला बनाए रखें और चिंता मुक्त और तनाव मुक्त जीवन यापन करें, यही इसका बचाव है। HIV व एड्स की फुल फॉर्म क्या है? HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस है। ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स से जो जांच की जाती है तो उस जांच के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? वो टेस्ट है एलिसा टेस्ट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एलिसा टेस्ट। और यदि जिसके ये एड्स डिक्लेयर हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको HIV पॉजिटिव बोला जाता है। जैसे कोविड-19 यदि किसी के है तो उनको क्या कहा जाएगा? भी वो को पॉजिटिव पाया गया। जैसे हम डेली सुनते भी हैं कितने केस पॉजिटिव आए हैं। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है, HIV की फुल फॉर्म क्या है? किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में आइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।